बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जशोदा अपने बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। उनका परिवार एक था, पर एक दिन छोटे बेटे सुरेश के मन में लालच आ गया। वो जमीन को बांटना चाहता था। माँ, अब और इंतजार नहीं होगा मुझसे। ये खेत और ये घर सब बराबर बांट दो। मुझे अपना हिस्सा आज ही चाहिए। सुरेश, तू क्यों ये घर तोड़ने पर लगा हुआ है? पिताजी ने ये जमीन हमें एक साथ दी थी। क्या तू घर और जमीन के लिए अपने परिवार को छोड़ देगा? भाई साहब, ये घर तोड़ना नहीं है, ये सिर्फ हिसाब करना है। मैं अपनी मेहनत की कमाई अलग रखूंगा और आप अपनी। भैया, कम से कम माँ जी की उम्र का तो ख्याल करो। क्या उनके सामने आप बंटवारे की बात करेंगे? उनका दिल टूट जाएगा। रोहिणी दीदी, ज्यादा भावुक मत होइए। जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए। माँ जी, आप हमें आजाद कर दीजिए और आप भी आराम से रहिए। बस करो तुम सब। मेरे रहते तुम लोग जमीन के लिए लड़ोगे। मेरा दिल तो जैसे किसी ने पत्थर से तोड़ दिया है। भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है। सुरेश, तू यही चाहता है ना कि ये बंटवारा हो? तो ठीक है, चल बंटवारा होकर रहेगा। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? बंटवारा? माँ, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। चुप हो जा बेटा, अब तेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। जशोदा ने अपने पति की एक पुरानी संदूक खोली। उन्होंने जमीन के कागज और एक पुरानी सूती पगड़ी बाहर निकाली। सुरेश, ये ले कागज। जमीन आज से आधी तेरी हो गई। अच्छा, तू आजाद है अब। और माधव, ये तेरे पिता की पगड़ी है। ये पगड़ी हमारे परिवार का सबसे बड़ा सम्मान है। जब तक तू इस पगड़ी को संभाल कर रखेगा, ये घर कभी नहीं टूटेगा। माँ, मैं इस पगड़ी का मान रखूंगा, पर आपका दिल? मेरा दिल बेटा हमेशा एक रहेगा। उसमें बंटवारा नहीं हो सकता। तुम दोनों खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ। मेरा क्या, मैं तो वैसे भी गिनती के दिन काट रही हूँ। करो तुम्हें जो भी करना है। सुरेश और नैना अपने कागज लेकर बिना कोई बात किए वहां से चले गए। माधव के हाथ में पिता की पगड़ी थी और उसके मन में माँ के लिए दर्द था। बंटवारे के कुछ समय बाद ही गांव में विपत्ति आ गई। सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जमीन पर दरारें पड़ गई। इस भयंकर सूखे ने माधव और सुरेश दोनों की फसलें जला दी। उनके खेत अब मिट्टी की ढेर बन चुके थे। रोहिणी, देखो तो सही, हमने इतनी मेहनत की और नतीजा क्या? सब खत्म। साहूकार कन्हैया से जो कर्ज लिया था, उसको अब हम कैसे चुकाएंगे? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। आप शांत हो जाइए। हम अपने गहने बेचकर कर्ज चुका देंगे। सब ठीक हो जाएगा। अगर हमारे पास सोना चांदी होता तो मैं किसान होता। जो थोड़ा बहुत था वो तो बीज खरीदने में ही चला गया। अब मेरे पास बस बदनामी बची है। तभी गांव का सबसे सख्त और लालची आदमी साहूकार कन्हैया अपने दो मजबूत आदमियों के साथ वहां आया। उसकी आंखों में घमंड भरा था। हाँ, हे माधव, मैंने तुझे कर्ज दिया था। उस बात को आज 1 साल पूरा हो गया है। तेरा समय खत्म। मेरा पूरा पैसा मुझे पूरे ब्याज के साथ चाहिए। साहूकार जी, मुझ पर थोड़ी दया करो। आप देख रहे हैं, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मैं कहाँ जाऊं? इस वक्त तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं कहाँ से दूं आपको पैसे? अच्छा, ये सब बहाने मुझे मत बताओ। सूखा पड़ा है तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? कल सुबह अगर पैसा नहीं आया तो मैं तेरी जमीन पर अपना हल चलाऊंगा। तू गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, समझा? मैं यही तो चाहता था कि माधव कर्ज ना चुका पाए और जमीन मेरी हो जाए। वैसे ये जमीन मेरे बड़े काम की थी, इसी वजह से तो मैंने इसको कर्ज दिया था।
साहूकार कन्हैया माधव का अपमान करके अपने आदमियों के साथ चला गया। माधव जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके शरीर में अब जान ही नहीं बची हो। रोहिणी, मैं पगड़ी का मान नहीं रख पाया। ये अपमान मुझसे सहा नहीं जाएगा। हमें ये गांव छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहिए। हम कहाँ भागेंगे? ये घर, ये मिट्टी छोड़कर कहाँ जाएंगे? तभी जशोदा वहां आई। उन्होंने दूर से साहूकार की बातें सुन ली थी। वो समझ गई कि उनके बेटे पर कितनी बड़ी विपत्ति आई है। माधव, तू मेरा शेर बेटा है, तू क्यों रो रहा है? तुझे रोना शोभा नहीं देता। माँ, तुम क्यों नहीं समझती? साहूकार कल हमारी जमीन ले लेगा। हम अब उसके गुलाम बन जाएंगे। वो जमीन नहीं ले सकता। तूने पिता की पगड़ी का मान रखा है। जशोदा की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अपने बेटे की उदासी को अपने भीतर समेट लिया। तो मैं तेरा मान भी रखूंगी। तू जा और आराम कर। कल का सूरज तेरी सभी चिंताएं दूर कर देगा। उसी समय पास के एक हिस्से में सुरेश अपनी नैना से बातें कर रहा था। उनकी आवाज जशोदा माँ तक पहुंची। देखा, मैंने कहा था ना, बंटवारा करके हमें अच्छा किया। आज अगर हम इनके साथ होते तो हमारा हाल भी यही होता। हाँ नैना, अब हमें अपने हिस्से की फिक्र करनी चाहिए। उनसे कोई मतलब नहीं रखना। जशोदा माँ ने ये बात सुनी। उनके मन में अब केवल एक ही बात थी, परिवार का सम्मान और बेटे का विश्वास। उन्होंने निश्चय किया कि वो रात को ही कुछ करेंगी ताकि माधव की पगड़ी का मान बना रहे। रात गहरी थी, पूरा गांव सो रहा था। जशोदा चुपचाप उठ गई। उनके चेहरे पर अब हाथ नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए कुछ कर गुजरने का इरादा था। वो सीधे सुरेश के कमरे में गई। सुरेश, उठ जा बेटा, अब सोने का समय नहीं है। माधव का अपमान कल नहीं होना चाहिए। हमें अभी कर्ज चुकाना होगा। माँ, इतनी रात को कहाँ का कर्ज? हमारे पास तो पैसा नहीं है। पैसे नहीं है, पर हमारे पास एक चीज है जो इस सूखे में पैसे से भी ज्यादा कीमती है। तू मेरे साथ चल, कुएं तक चल। जशोदा माँ सुरेश को घर के पीछे वाले पुराने कुएं तक ले गई। ये कुआं इस भयानक सूखे में भी पानी का आखिरी सहारा बचा था। कुएं पर? यहाँ क्यों माँ? आप क्या करने वाली हैं? वो भी इतनी रात को? सुरेश, तू कल सुबह साहूकार कन्हैया के पास जाएगा। तो उससे कहेगा कि अब माधव का कर्ज चुकाने के लिए इस कुएं का पानी हक उसे दे रहा है। क्या माँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो पूरे गांव का पानी है। अगर हमने पानी बेच दिया तो हम सब कैसे जिएंगे? पानी के बिना तो जीवन रुक जाएगा। अरे तू चुप हो जा सुरेश। मैंने सोच लिया है, साहूकार पानी का बहुत लालची है। वो ये सौदा झट से मान जाएगा। हमें माधव की जमीन और उसकी पगड़ी बचानी है सुरेश। पानी कल फिर कहीं से मिल जाएगा, पर अगर माधव की जमीन गई तो उसका सम्मान हमेशा के लिए चला जाएगा बेटा। माँ, पर ये तो बहुत बड़ा त्याग है। आप अपना जीवन क्यों दांव पर लगा रही हैं? तूने मुझे माँ कहा था ना, तो माँ के लिए बेटे का सम्मान सबसे बड़ा होता है। अब सुन, इससे पहले कि सूरज उगे हमें एक काम और करना है। जशोदा माँ और सुरेश ने फावड़ा उठाया और दोनों ने मिलकर कुएं से पानी निकालने लगे। अचानक सूखे कुएं में पानी आ गया। यशोदा ने मटके में पानी भरा और बोली, ये पानी ले और इसे माधव के हिस्से की सूखी जमीन में डाल। माधव की फसल नहीं सूखनी चाहिए, उसे लगे कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। सुरेश पहली बार अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम देख रहा था। उसने रात भर अपनी माँ के साथ मिलकर पानी निकाला। जशोदा हर बूंद मिट्टी को देती रही। उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि प्रेम की शक्ति थी। ये पानी नहीं है बेटा, ये माँ का लहू है। ये पानी उस पगड़ी का मोल चुकाएगा और शायद तेरे मन में जो बंटवारे का भाव आया था उसे भी धो देगा। सुबह की पहली किरण निकलने से पहले सुरेश साहूकार कन्हैया से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसके हाथ में कुएं का पानी का समझौता था। जशोदा ने रोहिणी को आवाज दी, रोहिणी, तू जाकर माधव को बता देना कि उसकी जमीन पर पानी आ गया। उससे कहना कि वो शहर जाने की बात भूल जाए। जशोदा ने अपने बेटे के सम्मान के लिए अपनी सबसे अनमोल चीज का त्याग कर दिया।
वो बस इंतजार कर रही थी कि उनका त्याग रंग लाए, उनका परिवार फिर से एक हो जाए। सुबह का समय साहूकार कन्हैया अपने घर के आंगन में बैठा हिसाब लगा रहा था कि कैसे माधव की जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। तभी सुरेश वहां पहुंचा। साहूकार जी रुकिए, आप माधव की जमीन नहीं ले सकते, हम कर्ज चुकाने आए हैं। तू अरे सुरेश, तेरे पास कहाँ से पैसा आया? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? चल अच्छा, तुझे कर्जे की रकम तो पता है, ऐसे ही मुंह उठाकर आ गया? हाँ, हम आपको पैसा नहीं कुछ और दे रहे हैं। हम आपको अपने कुएं का पानी का हक देते हैं। कुआं हमारा रहेगा पर पानी आपका होगा। क्या ये सौदा आपको मंजूर है? साहूकार की आंखें चमक उठी। इस भयानक सूखे में पानी की कीमत सोने से भी ज्यादा थी। उसके लिए ये तो सोने पे सुहागा से कम नहीं था। अच्छा ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। पानी आज से मेरा हुआ, अब तुम जाओ। साहूकार ने तुरंत कागज बनाए, सुरेश से दस्तखत करा लिए। साहूकार की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब माधव को ये बात पता चली तो वो दुखी और गुस्से से पागल हो गया। वो तुरंत रोहिणी के साथ साहूकार के पास भागा। साहूकार जी, आप कुछ तो रहम करो हमारी ओर। आपने ये क्या किया? आपने मेरा नहीं, पूरे गांव का जीवन छीन लिया। पानी के बिना हम सब मर जाएंगे। मेरी जमीन ले लो पर पानी मत लो। माधव, तेरा भाई सुरेश खुद ये सौदा करके गया है, समझा? अब पानी मेरा है। मैं जिसे चाहूंगा उसे ही पानी दूंगा। आज से वो पानी मेरा हुआ। साहूकार जी, माँ जी ने ऐसा क्यों किया? ये पानी तो हमारा जीवन था ना, कुछ तो रहम करो हम गरीबों पर। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेटे का सम्मान बचाने के लिए ये सौदा किया है। जाओ और अपनी माँ से पूछो। माधव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में भाला मार दिया हो। वो तुरंत सुरेश और माँ के पास भागा। सुरेश, तूने ये क्या किया? तूने मेरे सम्मान के लिए पूरे परिवार का जीवन दांव पर लगा दिया। तू कैसा भाई है? भाई साहब, मुझे माफ कर दो। मैंने बंटवारे का पाप किया था, पर माँ ने कहा कि ये करना जरूरी है। तभी जशोदा वहां आई। उनके चेहरे पर शांति थी। माधव बेटा, शांत हो जा। अब साहूकार के पास चल। अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तू साहूकार को सबक भी सिखाना है। तीनों एक साथ साहूकार कन्हैया के पास पहुंचे। साहूकार उन्हें देखकर हैरान रह गया। साहूकार जी, आपने पानी खरीद लिया, ये सच है। पर आपने केवल कुएं का पानी खरीदा है। जमीन अभी तो हमारी है साहूकार। कुआं हमारी जमीन पर है और जमीन पर पैर रखने का हक हमारा है। अब बिना हमारी मर्जी के तुम हमारी जमीन पर पैर नहीं रख सकते और पानी नहीं निकाल सकते। साहूकार कन्हैया के चेहरे के रंग उड़ गए। उसने पानी तो खरीद लिया था, पर पानी तक पहुंचने का रास्ता खरीदना भूल गया था। वो अपनी लालच में फंस गया था। ये धोखा है। तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। साहूकार कन्हैया पूरी तरह से घिर चुका था। उसने पानी तो खरीद लिया, पर वो कुएं तक पहुंच भी नहीं सकता था, क्योंकि जमीन माधव और सुरेश की थी। गांव के और लोग भी वहां जमा हो गए। तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। ये सरासर धोखा है। मैं ये सौदा नहीं मानता। जाओ यहाँ से। धोखा नहीं साहूकार जी, ये न्याय है। आपने पानी का लालच किया और हमारी माँ ने हमें एकता का पाठ पढ़ाया। अब आप हमारा कर्ज माफ कीजिए और कुएं का पानी वापस कीजिए। साहूकार को झुकना पड़ा। उसे समझ आ गया कि वो बूढ़ी माँ और दो बेटों के सामने हार गया है। उसने हार मान ली और कर्ज के कागज फाड़ दिए। ठीक है, मैं कर्ज माफ करता हूँ,
और पानी भी वापस देता हूँ। तुम लोग मुझे फंसाने में कामयाब रहे, पर याद रखना मैं इसका बदला जरूर लूंगा, वो भी सूद समेत। साहूकार वहां से अपमानित होकर चला गया। गांव वालों ने तालियां बजाई। माधव और सुरेश दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनकी आंखें खुशी और शर्म से भरी थी। सुरेश, तूने मेरी जमीन और मेरा मान दोनों बचा लिए। मुझे माफ कर दे भाई। नहीं भाई साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए। बंटवारे की जिद मैंने की थी। माँ ने तो अपने त्याग से हमें फिर से एक कर दिया। दोनों भाई तुरंत जशोदा माँ के पास गए और उनके पैरों में गिर गए। माँ, आपने हमें बचा लिया। आपने जो त्याग किया उसका मोल हम कभी नहीं चुका सकते। माँ, आपने उस रात पानी नहीं सींचा, आपने हमारे टूटे हुए रिश्ते को सींचा। मुझे माफ कर दीजिए। उठो मेरे लाल, ये सब मेरी मेहनत नहीं, ये पिता की पगड़ी का असर है। मैंने कुआं नहीं बेचा था, मैंने तो तुम्हारी एकता को जगाया था। याद रखना, जमीन तो बट गई थी पर माँ का दिल हमेशा एक रहा। जब तक तुम दोनों एक हो, कोई साहूकार, कोई सूखा तुम्हें नहीं तोड़ सकता। माँ, ये पगड़ी अब से आपके पास रहेगी। आपने इस पगड़ी का मान सबसे ज्यादा रखा है। जशोदा माँ ने पगड़ी अपने सिर पर रखी। उस दिन से माधव और सुरेश ने कभी बंटवारे की बात नहीं की। उन्होंने अपनी माँ के त्याग को हमेशा याद रखा। उन्हें समझ आ गया कि निस्वार्थ प्रेम और एकता ही जीवन का सच्चा धन है, जो किसी भी सोने चांदी या जमीन से कहीं ज्यादा कीमती है।